हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखाएं y बराबर एक्स प्लस दो, 3y बराबर 4x और 2y बराबर 3x किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस त्रिभुज के परिगत करने वाला वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसके परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हमें वृत्त का समीकरण का व्यापक रूप आना चाहिए, उसी की सहायता से इसको हल कर दिया जाएगा। तो हम जानते हैं वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। वृत्त का समीकरण होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस का c बराबर 0। तो यह होता है वृत्त का समीकरण। इसकी आवश्यकता हमें इस प्रश्न में पड़ेगी। अब हमसे जो पूछा गया है परिगत वृत्त का समीकरण, उसको समझिएगा आप। परिगत वृत्त के समीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। अर्थ यह हुआ कि जो वृत्त होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा कि इस वृत्त के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा वो। मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज ABC है। तो अब हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी के निर्देशांक चाहिए। अगर ये तीनों निर्देशांक पता लग जाएंगे तो फिर हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं उसे लिख लेते हैं, उसके बाद वृत्त का समीकरण मान लेंगे। या फिर पहले मान लेते हैं, मैं पहले ही मान लेता हूं। माना वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण मैंने मान लिया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। और इसे हम समीकरण 1 से व्यक्त कर देंगे। अब हमें जो रेखाएं दी है उन्हें देखिए, उन रेखाओं की सहायता से हम प्रतिशत बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हमें जो रेखाएं दी है उसमें पहली रेखा है y बराबर एक्स प्लस दो, इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। अगली रेखा दी है हमें 3y बराबर 4x, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। उसके बाद दी हुई है 2y बराबर 3x, ये हमारी चौथी समीकरण बन गई। अब हम सबसे पहले समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा इस बात को। हम लिख लेते हैं समीकरण समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 को हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो y का मान है ये 3 में रख देते हैं। तो ये मिलेगा हमें 3, y की जगह पर रख दिया मैंने x प्लस 2 बराबर है 4x। तो यहाँ से 3 का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये होगा 3x प्लस 6। ये हो जाएगा 3x प्लस का 6 और बराबर कितना है, बराबर है 4x। यही है, देख लीजिएगा 4x। अब जब 3x को बराबर के इधर लाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। अब x का मान तो हमें 6 मिल गया, इसको हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। यदि समीकरण 1 में आपने x का मान 6 रखा तो y का मान कितना मिलेगा, 8। तो x का मान 6 तथा आप कह सकते हो कि y का मान कितना होगा, 8। तो इस आधार पर हमें एक बिंदु मिल गया, हम उसको बिंदु ए व्यक्त कर देते हैं। बिंदु ए मिला हमें 6,8। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 की जगह 3 और 4 से लिखना पड़ेगा बच्चों, 3 और 4 से, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 तो वृत्त को नाम दिया है। यहाँ पे लिख दे 3 व 4 से। 3 और 4 को हल करके देखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 है हमारे पास, ये है 3y बराबर 4x और ये है 2y बराबर 3x। तो मैं यहाँ से मान यहाँ पे रख दूंगा। ये देखो 3y, तो वैसे के वैसे ही ये लिख दिया मैंने 3। एक काम करता हूँ y का ही मान रख देता हूँ बच्चों। देखो यहाँ से y का मान रखूंगा तो कितना निकलेगा, 3x बटा 2। ये लिख दिया मैंने 3x बटा 2 और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बराबर है 4x, बराबर है 4x। तो आप देखिए हल करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा आपको, 0। और यदि x का मान 0 मिला तो y का मान भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस स्थिति में
आप एक और बिंदु ज्ञात कर लिया आपने, जो कि मूल बिंदु होगा 0 0। अब हमने कौन सी समीकरण हल नहीं करी है, 2 और 4, तो अब 2 और 4 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण समीकरण 2 व 4 से। अब समीकरण 4 को देखिए, ये है 2y = 3x, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद y का मान यहाँ से रख दूंगा मैं, x+2, ये हो गया x+2। उसके बाद बराबर कितना है, ये 3x के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3x। 2 से अंदर गुणा कर लीजिए, ये 2x, ये 4, ये होगा 3x। तो अगर 2x को बराबर के इधर ले गए तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। अब x का मान रख दीजिए आप। यदि x का मान आपने 4 रखा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6। इस तरीके से एक बिंदु हमने C मान लीजिए इसे, ये हो गया है 4, 6। अब हम समीकरण 1 को इन बिंदुओं से संतुष्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले 6, 8 से समीकरण 1 को संतुष्ट करवाते हैं। तो लिख देते हैं हम बिंदु 6, 8 से समीकरण 1 को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर बच्चों एक बार और लिखना पड़ेगा, या फिर बच्चों मैं बिंदु इसको भी हटा देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, तो मैं 0 0 से पहले संतुष्ट करवा देता हूँ इसको। 0 0 से ज़्यादा अच्छा रहेगा, से संतुष्ट कराने पर देखिए, जब आप 0 0 से संतुष्ट करवाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, सभी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग +0, फिर +0, फिर +0, और प्लस कितना हो जाएगा, C बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ C का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, C का मान 0। अब हम बिंदु, अब जो आपने कहा 6, 8 से करवा देते हैं संतुष्ट। 6, 8 ही था ना हमारे पास, 6, 8 से समीकरण 1 को संतुष्ट संतुष्ट कराने पर अब 6 रखेंगे तो 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 36। 8 का वर्ग हो जाएगा 64। उसके बाद हो जाएगा 2gx, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12g। उसके बाद ये हो जाएगा 16y। c का मान कितना है, 0, तो बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 12g प्लस का 16y और 36, और ये हो जाएगा पूरे 100 के बराबर। तो 100 को बराबर किधर ले आते हैं, माइनस का 100 हो जाएगा। 2 से या 4 से भाग लगा देते हैं बच्चों, तो 4 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3g प्लस ये हो जाएगा 4y। वाई नहीं था बच्चों, जी एफ होगा ना, ये गलती से वाई लिख दिया है बच्चों, हमें एफ के मान निकालना है ना, वाई के मान तो रख दिया हमने, तो माफी चाहूंगा। ये होगा एफ, ये भी होगा एफ, और ये भी होगा एफ, और ये हो जाएगा 4 का भाग लगाएंगे तो -25। इसे भी मैं कोई समीकरण नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 5। अब हमारे पास एक और बिंदु है, उससे भी करवाना पड़ेगा संतुष्ट 4, 6 से। तो अब हम लिख देते हैं इस बात को कि पुनः पुनः 4, 6 से समीकरण 1 को संतुष्ट कराने पर रखते हैं मान। तो 4 का वर्ग ये हो जाएगा 16, लिख लेते हैं इसको। 4 का वर्ग होगा 16, 6 का वर्ग होगा 36, फिर हो जाएगा 8g, उसके बाद हो जाएगा 12f, और c का मान कितना है, 0, बराबर लिख देंगे 0। तो यहाँ पर 8g, उसके बाद प्लस का 12f, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे, तो 6 और 6 12 के 2, उसके बाद 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, ये माइनस के होंगे। अब देखिए क्या 4 का भाग लगा सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं, तो ये होगा 2g, उसके बाद प्लस का हो जाएगा 3f, और माइनस का हो जाएगा 13। इसको बना दिया हमने समीकरण 6। अब हमें 5 और 6 को पुनः हल करना पड़ेगा।
तो समीकरण 5 और 6 को हल करके हम जी और एफ के मान ज्ञात कर सकते हैं। वही काम हम करने वाले हैं समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 व 6 से हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में 2 का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा करते कितना बन जाएगा, ये 6G 8F, ये हो जाएगा 6G प्लस का हो जाएगा 8F और माइनस का हो जाएगा 50। ये मैंने इसमें 2 का गुणा कर लिया है। नीचे वाली में मैं 3 का गुणा कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करते ही 6G और प्लस इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 9F, ये हो जाएगा 9F और इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 13 का बड़ा 3 बार बोलने पर आ जाएगा 39। अब हम इसका विलोपन कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो 9F में से 8F जाएगा तो माइनस का F बचेगा। इसे घटा लेते हैं, ये हो जाएगा, देखिए 40 का मतलब हुआ 11, तो माइनस का 11 बचेगा ये। तो यहाँ से F का मान कितना आ गया हमारे पास, F का मान आ गया 11। F का मान भी हमने निकाल लिया। अभी हमें G का भी मान निकालना है। अब G का मान रख देते हैं। तो देखो G का मान रखेंगे, समीकरण 5 में रख लेते हैं। समीकरण 5 में रखेंगे तो 3 गुणा G, 3 गुणा में है G और उसके बाद है 4F, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और F का मान कितना है 11, माइनस का कितना है 25। इसको भी हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 44। तो 3G बराबर माइनस का 25 और माइनस का ये 44 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 4 9 हो गया, 4 और 2 6 हो जाएगा और ये भी माइनस का होगा। 3 से भाग लगा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा G बराबर, देखो 3 से भाग लगाएंगे माइनस का ये आएगा, तो ये होगा अपने पास माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हमारे पास G का मान आ गया माइनस का 23। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः वृत्त का समीकरण, देखिए क्या था, x का वर्ग, समझिएगा आप, प्लस था y का वर्ग, उसके बाद था 2gx, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2gx था ना, तो माइनस का ये हो जाएगा 46x। उसके बाद है 2f, तो ये हो जाएगा प्लस का 22 और ये हो जाएगा y और c का मान 0 है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।